सुबह 10 बजे का समय। शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति के बीच शांत इलाके में एक घर, जिसमें एक 55-60 वर्षीय महिला सुबह नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर अपने बेटे का इंतजार करती हुई आवाज़ देती है। राजीव बेटा, नाश्ता तैयार है, फटाफट आ जाओ। राजीव की माँ सुमित्रा जी ने आवाज़ देते हुए कहा। हाँ माँ, आ गया, कहते हुए राजीव डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और सुमित्रा जी उसे नाश्ता परोसने लगी। सुमित्रा जी राजीव को देखते हुए कहने लगी, बेटा अब कब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। नाश्ता करते हुए राजीव बोला, किस बात का माँ? सुमित्रा जी बोली, अरे तेरी शादी का। और किस बात का? राजीव लाड़ जताते हुए बोला, माँ कर लूँगा शादी भी, कौन सा कहीं भाग रहा हूँ। सुमित्रा जी बोली, अरे तू कहीं नहीं भाग रहा है, लेकिन मेरी उम्र भी तो देख, मेरी छोड़ अपनी उम्र देख। हर कोई जानता है कि डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, और डॉक्टर भी कैसा, पागल खाने का। ये भी कोई बात है? सुमित्रा जी मुंह फुलाते हुए बोली। राजीव अब अपना नाश्ता ख़त्म करके उनके गले में बाहें डालकर बोला, माँ क्या पागल लोग इंसान नहीं होते, उनमें जान नहीं होती। अगर मैं भी उनकी तरह होता तो तब भी आप मुझसे ऐसे ही मुंह फुलाए रहती। सुमित्रा जी बोली, हट पागल, कुछ भी बोलता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा उसकी आंखों का तारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। राजीव बोला, तो फिर आप हमेशा मेरे काम को लेकर नाखुश क्यों रहती हैं? सुमित्रा जी अब थोड़ा सीरियस होकर बोली, नाखुश नहीं हूँ बेटा, लेकिन तेरी चिंता लगी रहती है कि कहीं कभी कोई मानसिक रूप से कमज़ोर पेशेंट तुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। राजीव बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं हॉस्पिटल में अकेला थोड़ी हूँ, और भी डॉक्टर्स और नर्स होते हैं वहाँ, सब मिलकर पेशेंट को हैंडल करते हैं। सुमित्रा जी बोली, फिर भी बेटा चिंता तो रहती ही है। फिर कुछ सोचकर बोली, देख तूने मुझे मेन मुद्दे से तो भटका ही दिया। मैं तेरी शादी की बात कर रही थी, तो बता कब करेगा शादी? राजीव बोला, जैसे ही मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी तुरंत कर लूँगा, बस अब मैं निकलता हूँ, हॉस्पिटल से मैसेज आ गया है। सुमित्रा जी बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। इसके बाद राजीव हॉस्पिटल के लिए निकल गया और सुमित्रा जी अपने बेटे की शादी के हसीन ख्वाब देखने लगी। राजीव सुमित्रा जी का इकलौता बेटा था। उसके पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उस समय राजीव मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसे डॉक्टर बनना था तो उसमें जी जान से जुट गया था। डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी एक मानसिक रोगियों के अस्पताल में लगी। वहाँ उसका हर रोज़ अलग अलग तरह के लोगों से सामना होता। ज़्यादातर लोग मानसिक रोगियों को दया या हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन राजीव को उनमें एक डरा सहमा और दुनिया से ठुकराया हुआ आम इंसान नज़र आता है। वो पूरे दिल से उनका इलाज करता और साथ ही साथ उनसे बड़े प्यार से बात करता। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स और पेशेंट सब राजीव को पसंद करते थे। राजीव की एक साथी डॉक्टर महिमा भी उसे बहुत पसंद करती थी। उसे राजीव का काम करने का तरीका, उसका अंदाज, हर चीज़ अच्छी लगती थी। वो अपनी बातों से भी राजीव को जाहिर करती थी कि वो उसे पसंद करती है। राजीव को भी महिमा अच्छी लगती थी, लेकिन काम की वजह से वो उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता था। महिमा के मन में राजीव के लिए अथाह प्यार था, लेकिन राजीव के मन में इस तरह की अनुभूति अभी तक नहीं आई थी। वो उसे सिर्फ एक काबिल साथी डॉक्टर की तरह देखता था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद राजीव जैसे ही अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा तो तभी एक नर्स वहां आई और बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, एक नया केस है, पेशेंट को कंट्रोल में करना मुश्किल हो रहा है। राजीव बोला, ओके जल्दी चलो। ये कहकर वो तेज़ी से नर्स के साथ एक रूम में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि बदहवास सी, बिखरे बाल और बेढंगे से कपड़ों में एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी, जिसे काबू में करने के लिए 3-4 डॉक्टर और नर्स लगे हुए थे। लेकिन वो, मुझे जाने दो वरना मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, कहती हुई अपना पूरा जोर लगा रही थी। राजीव उसके पास आया और बाकी सब से उसे छोड़ देने को कहा। राजीव के आते ही सब पीछे हट गए। राजीव ने उससे प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बिखरे बालों में उसका चेहरा छुपा हुआ था। वो बोली, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं भाग जाऊँगी। राजीव बोला, ठीक है चली जाना, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? वो लड़की इधर उधर मुंह घुमाते हुए देखने लगी। एक नर्स उसे चुपके से इंजेक्शन लगाने आने लगी तो उसने देख लिया और बोली, दूर रहो मुझसे वरना मैं भाग जाऊंगी। राजीव ने उसका हाथ लेकर अपने हाथ में थाम लिया और बोला, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, यकीन करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसका इतना कहना था कि बिखरे बालों के बीच से वो एकटक राजीव की तरफ देखने लगी।
राजीव का स्पर्श पाकर वो एकदम शांत हो गई। तभी एक नर्स ने आकर उसे इंजेक्शन लगा दिया और वो कुछ ही पलों में बेसुध होकर बेड पर गिर गई। नर्स ने उसे ठीक से लिटाया और उसे चादर ढकाई। फिर नर्स उसके बाल ठीक करने लगी तो इस दौरान राजीव ने उसका चेहरा देखा और बस देखता ही रह गया। मासूम सी वो लड़की जिसे देखकर शायद ही कोई उसे मानसिक रोगी कहे, दिखने में बहुत ही सुंदर लेकिन पागलपन की वजह से मुरझाई हुई थी। उसे देखकर राजीव की उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा इस बेचारी के साथ। राजीव ने नर्स से उसकी फाइल दिखाने को कहा और नर्स से उसके बारे में पूछने लगा। नर्स बोली, इसका नाम रागिनी है। कुछ समय पहले इसकी शादी हुई थी। शादी वाले दिन ही कार एक्सीडेंट में इसके पति की मौत हो गई थी। इसके ससुराल वालों ने इसे मनहूस कहकर मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मायके में भी सब लोग इससे नफरत करने लगे। वहाँ किसी बच्चे की मौत का इल्ज़ाम भी इस पर डाल दिया गया और फिर सारे गांव वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी वजह से इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पागल हो गई। इसके घर वाले भी जब इसे संभाल नहीं पाए तो इसे यहाँ छोड़कर चले गए। एक तरफ से अनाथ हो गई है बेचारी। राजीव ने रागिनी के बारे में सुना तो उसका मन भारी सा हो गया। महज 20-22 साल की उम्र में शादी होना, फिर विधवा होना और उसके बाद इतने जुल्म सहना, ये सुनकर राजीव को उससे हमदर्दी होने लगी। राजीव ने नर्स को उसका खास ख्याल रखने को कहा और ख़ुद उसके केस को अच्छे से स्टडी करने लगा। उस दिन ड्यूटी से घर जाते समय भी राजीव उसे चेक करके ही घर गया। उस समय भी वो बेहोश थी तो राजीव ने नर्स से उसके होश में आते ही उसे खाना खिलाने को कहा और बाकी हिदायतें देकर घर की ओर निकल गया। उस रात उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। वो रागिनी के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वो फिर से बेकाबू हो गई थी। डॉक्टर और नर्स उसे संभालने में लगे हुए थे। राजीव उसके वार्ड में गया और पूछने लगा, क्या हुआ? नर्स बोली, डॉक्टर, इसे फिर से वही पागलपन का दौरा पड़ा है। अचानक से बेकाबू हो गई है और कहने लगी है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राजीव उसके पास गया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। राजीव को देखकर वो थोड़ी शांत तो हुई लेकिन उसका पागलपन जारी था। राजीव ने उसे इंजेक्शन दिया तो वो फिर से बेहोश हो गई। इसके बाद वो अपने केबिन में आ गया और नर्स को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगा। वो बोला, सिस्टर, कल रात कैसा था उसका बिहेवियर? कुछ खाया उसने? नर्स बोली, नहीं डॉक्टर, हमने उसे खिलाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं खाया, इसलिए उसे फिर ड्रिप चढ़ाई। राजीव बोला, ओके ठीक है। राजीव नर्स से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे में डॉक्टर महिमा आ गई। राजीव बोला, आइए डॉक्टर महिमा, कैसी हो आप? महिमा बोली, अभी तक तो बीमार थे, आपको देखकर ठीक हो गए। ये कहकर महिमा मुस्कुरा दी। उसके साथ राजीव भी हंस दिया। राजीव बोला, जानती हो महिमा, इस माहौल में भी आप हंसती मुस्कुराती रहती, ये देखकर अच्छा लगता है। महिमा बोली, हमारा तो यही मानना है कि हंसो और हंसाओ, इससे अपने आसपास पॉजिटिविटी बनी रहती है। राजीव बोला, सही कह रही हो। उनकी बातें चल ही रही थी कि नर्स ने राजीव को किसी पेशेंट को देखने के लिए बुला लिया। उसके जाने के बाद महिमा खुद से बातें करने लगी, हम तो आपको देखकर ही मुस्कुराते हैं डॉक्टर राजीव, लेकिन पता नहीं आप ये बात क्यों नहीं समझते। दिन में राजीव कुछ समय फ्री होकर अपने केबिन में बैठा ही था कि तभी नर्स वहाँ आई और बोली, डॉक्टर, रागिनी को होश आया। उसने उसे खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खा रही है। राजीव बोला, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर वो रागिनी के वार्ड में चला गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि नर्स रागिनी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी और वो नर्स का हाथ झटक रही थी। राजीव उसके पास आया और बोला, रागिनी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? चलो खाना खाओ। रागिनी बच्चों की तरह जिद करते बोली, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजीव प्यार से बोला, अच्छा, वैसे तुम खाना क्यों नहीं खाओगी? रागिनी बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ भी सब गांव वालों की तरह हैं, मुझे जाना है। राजीव बोला, अच्छा बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? रागिनी बोली, अपने राजीव के पास। ये सुनकर राजीव को थोड़ा झटका लगा। वो एकटक उसे देखने लगा तो नर्स बोली, इसके पति का नाम राजीव ही था क्या? राजीव बोला, ओ अच्छा। फिर मन ही मन बोला, एक पल को लगा जैसे इसने मेरा ही जिक्र किया हो। राजीव बोला, देखो रागिनी, राजीव अब बहुत दूर जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। रागिनी बोली, नहीं, वो आएंगे, मेरे राजीव मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। राजीव सोचने लगा कि इसे समझाना बेकार है, इसलिए वो उसे खाना खिलाने के लिए बोला, अच्छा अच्छा, तुम्हारा राजीव ज़रूर ले जाएगा तुम्हें यहाँ से, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खाना खाना पड़ेगा।
चलो अब खाना खा लो। राजीव की बात सुनकर रागिनी थोड़ी देर चुप रही। फिर राजीव ने एक चम्मच लेकर उसकी ओर खाना बढ़ाया तो उसने कुछ सोचते हुए खाना खा लिया। फिर उसने ऐसे ही बातों बातों में रागिनी को खाना खिला दिया। बाकी डॉक्टर और नर्स उसे देखते रह गए। एक डॉक्टर बोला, भाई हम तो यहाँ बेमतलब हैं, सबको डॉक्टर राजीव ही चाहिए। उसके इतना ही कहते ही सब खिलखिलाकर हंस दिए। सबको हंसता देख रागिनी भी हंसने लगी तो राजीव उसे देखता रह गया। कितनी निश्चल, कितनी मासूम लग रही थी वो हंसती हुई। इसके बाद नर्स ने रागिनी का हुलिया ठीक किया, उसे नहलाकर उसके कपड़े बदले और उसके बाल बांधे। शाम को जब ड्यूटी ख़त्म होने के बाद राजीव जाने लगा तो उसने सोचा कि क्यों ना जाने से पहले एक बार रागिनी को देखता चलूं। वो रागिनी के वार्ड में गया तो वहाँ नहीं थी। राजीव ने नर्स से पूछा कि रागिनी कहाँ है, तो नर्स ने बताया कि वो बाहर गार्डन में है। राजीव गार्डन में गया और वहाँ जाकर वो रागिनी को ढूंढने लगा। तभी वो किसी से टकरा गया और देखा तो वो रागिनी थी, हॉस्पिटल की हल्की सी नीली ड्रेस में, बालों की चोटी बनाए हुए। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजीव कुछ पलों के लिए उसे ही देखता ही रह गया। तभी वहाँ नर्स आई और बोली, सॉरी डॉक्टर, वो दरअसल मैं रागिनी को अंदर ले जा रही थी, लेकिन ये भागने लगी और आपसे आकर टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, वरना ये चोट लगवा लेती खुद को। राजीव बोला, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ इसे। रागिनी जाने से मना करने लगी तो राजीव बोला, देखो रागिनी, तुम अच्छी लड़की हो ना, तो चलो अंदर जाओ और अच्छे से खाना खा लेना, तभी तो राजीव तुम्हें लेने आएगा। रागिनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई खुशी से सिर हिलाने लगी और फिर नर्स के साथ जाने लगी। राजीव उसे जाता हुआ देखने लगा तो रागिनी ने उसे पलट कर देखा और टाटा करने लगी। ये देखकर राजीव मुस्कुरा दिया और खुद भी उसे बाय कहने लगा। इसके बाद वो अपने घर की ओर चला गया। राजीव अब उसका खास ख्याल रखता। खाली समय मिलते ही वो उसके पास चला जाता और उसकी मानसिक हालत का जायजा लेता। रागिनी की भी हालत में भी फर्क हो रहा था। अगर कभी वो किसी काम के लिए मना करती या जिद करती तो राजीव के कहने पर कर लेती। उसे भी अब राजीव की आदत होने लगी थी। हर सुबह वो राजीव के आने का इंतज़ार करती। जैसे ही राजीव उससे मिलने आता तो उसका चेहरा खिल जाता। हर शाम वो राजीव को ड्यूटी से घर जाते समय बाय करने गार्डन में आती और फिर राजीव के जाने के बाद ही अंदर जाती। एक दिन राजीव की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो हॉस्पिटल नहीं आया। उस दिन रागिनी पूरे दिन बाहर गार्डन में बैठी रही। ना उसने कुछ खाया ना पिया। नर्स और स्टाफ ने कितनी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। रात को भी वो बाहर गार्डन में ही बैठी रही। एक नर्स उसकी देखभाल के लिए उसके साथ ही बैठी थी। देर रात तक थकान की वजह से रागिनी को नींद आ गई तो नर्स ने स्टाफ के आदमी से उसे कमरे में ले चलने को कहा। वह आदमी रागिनी को नींद में ही उठाकर ले गया और उसके वार्ड में जाकर उसे सुला दिया। देर से सोने की वजह से अगले दिन उसकी लेट में नींद खुली, लेकिन जैसे ही वो उठी तो तुरंत भागकर गार्डन में आई और राजीव के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में उसे राजीव आता दिखाई दिया तो वो दौड़कर उसके पास गई और उससे लिपट गई। राजीव ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसने रागिनी के सिर पर हाथ फिराया और बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो? वो पूछ ही रहा था कि तभी रागिनी उसकी बाहों में बेहोश हो गई। राजीव ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर गया। वहां जाकर उसने रागिनी को बेड पर लिटाया। राजीव रागिनी को इस तरह गोद में उठाकर ला रहा था तो डॉक्टर और नर्स देखने लगे कि क्या मामला है। महिमा भी उन्हें देखने आ गई। बेड पर लिटाने के बाद राजीव ने नर्स से पूछा, सिस्टर क्या हुआ रागिनी को, ये अचानक बेहोश क्यों हो गई? नर्स बोली, डॉक्टर कल आप नहीं आए थे तो ये दिन भर गार्डन में बैठकर आपका इंतज़ार कर रही थी। ना इसने कुछ खाया पिया ना अंदर आई। रात को भी देर तक बाहर ही थी। नींद आने के बाद हम लोग इसे अंदर लेकर आए। राजीव समझ गया कि कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई होगी। उसने नर्स ने रागिनी को होश में लाने को कहा। नर्स ने उस पर पानी की छींटे मारे तो वो होश में आने लगी। जैसे ही उसने राजीव को देखा तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए। राजीव उस समय उसकी फाइल देख रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रागिनी की नर्स जी की 50-55 साल की महिला थी। वो समझ गई कि रागिनी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने रागिनी के आंसू पोंछे और फिर उसे सहारा देकर बैठाया। इसके बाद राजीव ने खाना मंगवाया और रागिनी को खाना खिलाने के लिए कहा। नर्स उसे खिलाने लगी तो उसने मना कर दिया। राजीव ने नर्स से खाने की प्लेट ली और खुद रागिनी को खिलाने लगा तो रागिनी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। राजीव बोला, अच्छा बाबा, आगे से कभी छुट्टी नहीं लूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब तो खाना खा लो। राजीव के यकीन दिलाने पर वो खाना खाने को राजी हो गई और उसके हाथ से ही खाना खाने लगी।
इसके बाद राजीव ने उसे आराम करने को कहा और खुद अपने केबिन में आकर काम करने लगा। उसके जाने के बाद रागिनी की नर्स मन ही मन कहने लगी, दर्द और हमदर्द के बीच का एक अनोखा रिश्ता ना जाने कौन सा मोड़ लेगा। डॉक्टर राजीव को पता भी नहीं था कि रागिनी उसे चाहने लगी है, और रागिनी वो तो खुद अपने होश में ही नहीं है। राजीव की चाहत उसे पहले से ही बेहतर तो बना रही है, लेकिन कहीं ये सिलसिला टूट गया तो रागिनी फिर से ना टूट जाए। भगवान, अब इस बच्ची की ज़िंदगी में और दुख मत लिखना। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रागिनी की हालत में पहले से सुधार हो रहा था। रागिनी और हॉस्पिटल स्टाफ की कोशिशों से वह पहले से बेहतर हो रही थी। एक दिन महिमा राजीव के केबिन में आई और बोली, क्या बात है डॉक्टर राजीव, आजकल पेशेंट में बहुत बिजी रहते हो, कभी अपने साथी डॉक्टर्स का भी हालचाल पूछ लिया करो। राजीव बोला, हाँ आजकल थोड़ा समय कम मिलता है, जब से रागिनी आई है तब से फुर्सत ही नहीं मिलती है। बाकी सारे पेशेंट एक तरफ और वो अकेली एक तरफ, उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। सच कहूँ तो अच्छा लगता है उसकी देखभाल करना। ये सब कहते हुए राजीव के चेहरे पर एक चमक और खुशी का भाव साफ नज़र आ रहा था, जिसे महिमा ने भी नोटिस किया। महिमा बोली, राजीव शायद आपको पता ना हो, लेकिन यहाँ कुछ लोग आपको और रागिनी को लेकर बातें बना रहे हैं। आई होप आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। राजीव अब गंभीर होकर बोला, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों का काम कहने का है, उन्हें कहने दो। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं रागिनी को पूरी तरह ठीक करके ही दम लूँगा, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें। राजीव का मूड गर्म होता देख महिमा बात बदलने के लिए बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि शादी का प्लान कब का है। अब तो आपको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो आपका इलाज कर सके। कहते हुए महिमा हंसती। राजीव गंभीर होकर ही बोला, जब तक रागिनी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ना शादी करूँगा ना ही उसके बारे में सोचूंगा। मेरा लक्ष्य रागिनी को ठीक करना है और मैं अपना ध्यान सिर्फ उसी में लगाना चाहता हूँ। ये कहकर वहाँ से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा उदास सी वहीं बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए मन ही मन बोली, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो राजीव। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसके बाद कुछ देर में वो भी अपनी ड्यूटी में बिजी हो गई। उस शाम रागिनी राजीव को बाय कहने गार्डन में आई और फिर कुछ देर में अंदर चली गई। अगले दिन राजीव हॉस्पिटल गया तो देखा कि रागिनी ने हॉस्पिटल में कोहराम मचाया हुआ था। उसने खुद को एक कमरे में बंद रखा था और दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। सब उसे दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे, लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। राजीव ने आकर नर्स से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, अंदर कौन है। नर्स बोली, डॉक्टर, रागिनी ने रात से खुद को इस कमरे में बंद कर रखा है, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है इसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। राजीव बोला, रुको मैं देखता हूँ। अब राजीव उस कमरे के दरवाजे पर गया और बोला, रागिनी दरवाज़ा खोलो। उसके कहने पर भी रागिनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने 2-3 बार उसे प्यार से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना ही कुछ बोली और ना ही उसने दरवाज़ा खोला। राजीव ने एक खिड़की से झांक कर देखा तो वो बेड के साइड में छुप कर बैठी थी। अंदर कुछ दवाएं और औजार रखे हुए थे। तो राजीव को चिंता होने लगी कि कहीं ये खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए उसने स्टाफ से दरवाज़ा तोड़ने को कहा। फिर कुछ आदमियों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही रागिनी बेकाबू हो गई और सामान उठाकर फेंकने लगी। राजीव उसे समझाने अंदर आया तो एक औजार उसके माथे पर जा गिरा और उसके माथे से खून आने लगा। राजीव को चोटिल देखकर रागिनी सन्न रह गई। उसने एकदम से सामान फेंकना बंद कर दिया। राजीव को चोट लगता देखकर महिमा एकदम डर गई और उसे वहां से लेकर जाने लगी। राजीव ने मना किया तो महिमा उसे कसम देकर वहां से ले गई। राजीव जाते हुए बुत सी खड़ी रागिनी को देख रहा था। वो जानता था कि रागिनी ने जानबूझकर उसे नहीं मारा है। राजीव के वहाँ से जाते ही स्टाफ ने रागिनी को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में ले जाकर शॉक देने लगे। रागिनी की चीखें पूरे हॉस्पिटल को दहला रही थी। राजीव ने उसकी चीख सुनी तो दौड़कर उस रूम में गया और वहां जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। राजीव ने वहां खड़े एक डॉक्टर से कहा, किससे पूछकर तुमने रागिनी को शॉक दिया। वो गुस्से में भड़का हुआ था। वो डॉक्टर बोला, डॉक्टर राजीव, आपने देखा ना कि इसने क्या किया, आप पर हमला किया इसने। इतने समय से आप इसका ख्याल रख रहे हैं और इसने आपको भी नहीं छोड़ा, और औरों के साथ तो पता नहीं क्या करेगी। राजीव गुस्से में बोला, बकवास बंद करो अपनी, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। अब जाओ यहाँ से और दोबारा रागिनी को शौक तो क्या, हाथ भी मत लगाना, समझे। वो डॉक्टर सिर झुकाए, जी डॉक्टर बोलकर चला गया।
सबके जाने के बाद राजीव वहीं रागिनी के बगल में उसका हाथ थामे बैठ गया। रागिनी की यह हालत देखकर उसकी आंखों में दर्द उतर आया। वो बोला, क्या हुआ रागिनी? सब तो ठीक चल रहा था, फिर ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? बहुत देर तक वो उसके पास बैठा रहा। शाम को उसकी ड्यूटी ख़त्म होने का समय हो गया तो उसके बाद ही वो घर नहीं गया। महिमा ने उसे घर चलने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। वो रात भर वहीं बैठा रहा। अगले दिन सुबह के समय रागिनी को होश आया तो वो उठकर बैठ गई। राजीव को तब हल्की सी झपकी आई थी। रागिनी ने देखा कि राजीव उसके पास ही सोया हुआ है और उसके माथे पर पट्टी लगी है, तो वो हल्के से उसकी चोट को छूने लगी। उसकी छूते ही राजीव की आंख खुल गई और उसने तुरंत रागिनी को गले लगा लिया। राजीव के गले लगते ही रागिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। राजीव उससे बोला, फिक्र मत करो रागिनी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। रागिनी ने उसकी बात सुनकर विश्वास से हामी भरी। राजीव ने उससे पूछा, रागिनी मुझे बताओ क्या हुआ था कल? तुम कमरे में छुपकर क्यों बैठी थी? किसी ने डांटा तुम्हें? रागिनी उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा सी गई और डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। राजीव बोला, घबराओ मत, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मैं उसे बहुत डांटूंगा। रागिनी घबराई हुई थी तो राजीव ने उसे ज़्यादा जोर नहीं दिया और बोला, कोई बात नहीं, बाद में बता देना, लो अभी पानी पियो। कहते हुए राजीव ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगा। इस दौरान उसने ध्यान दिया कि रागिनी को जगह जगह चोट के निशान थे। उसके हाथ और बाजुओं पर नीला पड़ा हुआ था। राजीव ने उसका हाथ पकड़ के देखा और उससे पूछने लगा, ये चोट कैसी लगी है तुम्हें? रागिनी अब भी चुपचाप उससे नजरें चुरा रही थी। राजीव ने अब उसकी चादर हटाई और देखा कि उसके पैरों पर भी चोट और नील के निशान थे। राजीव समझ गया कि जरूर कल रात कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से रागिनी आज सुबह से घबराई हुई है। उसने तुरंत महिमा को बुलाया और बोला, डॉक्टर महिमा, रागिनी की बॉडी पर कई जगह चोट के निशान हैं। इससे पहले कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं, आप इसका मेडिकल कीजिए और बताइए कि निशान इसकी बॉडी पर कैसे आए। राजीव की बात सुनकर महिमा ने ओके डॉक्टर राजीव कहा और रागिनी का चेकअप करने लगी। इस दौरान राजीव बाहर चला गया। कुछ देर बाद महिमा बाहर आई और बोली, राजीव बोला, हाँ डॉक्टर महिमा कहिए, किया आपने चेकअप? महिमा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ राजीव, मैंने चेकअप कर लिया। वो दरअसल रागिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, इसी वजह से उसकी बॉडी पर ये निशान आए। महिमा की बात सुनकर राजीव के होश उड़ गए। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। वो बोला, क्या रागिनी के साथ ज़बरदस्ती? लेकिन कौन कर सकता है ये? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने रागिनी को छूने की कोशिश की? ये कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया। हमेशा शांत रहने वाला राजीव आज गुस्से की आग में दहक रहा था। महिमा उसका गुस्सा शांत करने के लिए बोली, डॉक्टर राजीव शांत हो जाइए, भगवान का शुक्र है कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। उसके साथ सिर्फ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है, उसका रेप नहीं हुआ है। ये सुनकर राजीव को मन ही मन एक हल्की सी राहत तो मिली, लेकिन किसी ने रागिनी को छूने की कोशिश की, ये सोच कर ही वो गुस्से में उबलने लगा। वो अब रागिनी के पास गया और उसके पास जाकर बोला, रागिनी, कल तुम्हारे साथ किसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? बताओ मुझे, प्लीज़ टेल मी। राजीव उसे जोर देते हुए पूछने लगा तो रागिनी ने बदले में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी खोलकर उसे कुछ दिखाने लगी। राजीव ने देखा कि उसके हाथ में एक बटन था। राजीव ने उसके हाथ से वो बटन ले लिया और सोचने लगा कि ये किसका हो सकता है। राजीव के बार बार पूछने पर रागिनी ने उसे एक बटन दिया। राजीव ने उस बटन को हाथ में लिया और पूछने लगा, ये उसी का बटन है? रागिनी ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। इस दौरान महिमा भी वहीं थी। राजीव ने महिमा को वो बटन दिखाया। महिमा बटन देखकर बोली, राजीव, ये बटन तो कॉमन है, यहाँ स्टाफ में कई लोगों के कपड़ों में इसी तरह के बटन हैं, ऐसे में हमें असली गुनहगार को ढूंढने में मुश्किल होगी। राजीव बोला, मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कोई भी हो। महिमा बोली, इस काम में आप अकेले नहीं हैं डॉक्टर राजीव, मैं भी आपके साथ हूँ। महिमा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। महिमा ने कुछ सोचकर राजीव को एक आइडिया दिया। वो बोली, राजीव, क्यों ना हम पूरे स्टाफ को रागिनी के सामने लेकर आएँ और रागिनी से ही पूछ लें कि गुनहगार कौन है। राजीव बोला, नहीं डॉक्टर महिमा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सबको पता लग जाएगा कि इस हॉस्पिटल में इस तरह का कोई काम हुआ है और इससे रागिनी और हॉस्पिटल दोनों की बदनामी हो सकती है। इसलिए हमें सीधा गुनहगार को पकड़कर उसे सबक सिखाना है। महिमा बोली, ठीक है डॉक्टर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आज से ही सारे मेल स्टाफ को नोटिस करती हूँ कि किसकी यूनिफॉर्म से बटन गायब है। राजीव बोला, ये सही रहेगा, ऐसे में किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और हम उसको बिना अलर्ट किए पकड़ सकते हैं।
राजीव से बातें करने के बाद महिमा अपने काम पर लग गई। राजीव तब तक रागिनी को मानसिक रूप से संभाल रहा था। उसने रागिनी की नर्स को बुलाकर और उसे संभालने को कहा और उसे खाना खिलाने को कहा। इसके बाद राजीव भी हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को देखने लगा। साथ ही साथ वो स्टाफ को भी नोटिस कर रहा था कि किस किस की यूनिफॉर्म से बटन टूटा हुआ है। शाम को महिमा राजीव के पास आई और बोली, राजीव, मैंने आज लगभग सभी मेल स्टाफ को नोटिस किया। सभी में से 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी यूनिफॉर्म से बटन टूटे हुए थे। अब हम उनमें से असली गुनहगार को कैसे पकड़ें? राजीव बोला, एक आदमी को मैंने भी देखा था, उसकी भी शर्ट का बटन टूटा हुआ था। महिमा कुछ सोचती बोली, मतलब 3-4 लोग हैं ऐसे। क्यों ना हम उन सबको पकड़कर अलग अलग पूछताछ करें, शायद उनमें से कोई अपना गुनाह कबूल कर ले। राजीव बोला, आइडिया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया तो हो सकता है कि उसकी यूनिफॉर्म से ये बटन टूटा हो, वो आज दूसरी यूनिफॉर्म में आया हो। वैसे भी सबके पास 2 यूनिफॉर्म तो होती ही है। महिमा बोली, हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब क्या करें, कैसे पकड़े उसे? राजीव बोला, इस बारे में कल सोचते हैं, अभी टाइम हो गया है, घर चलते हैं। इसके बाद महिमा और राजीव रागिनी से मिलकर अपने अपने घरों की ओर निकल गए। रात में खाना खाकर रागिनी अपने वार्ड में सोई हुई थी। वहाँ उसके अलावा और भी कुछ पेशेंट थे। किसी हलचल से उसकी नींद खुली तो पाया कि अंधेरे में कोई उसका मुंह बंद करके उसे जबरन ले जा रहा है। रागिनी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसका मुंह कसकर बंद कर रखा था। वो रागिनी को ज़बरदस्ती एक अकेले कमरे में ले गया। वहाँ हल्की सी रोशनी थी। वहाँ ले जाकर उसने रागिनी से कहा, सुन पागल लड़की, अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया तो तुझे और तेरे उस डॉक्टर राजीव को दोनों को मार दूंगा, समझी तू? रागिनी डर के मारे पसीने पसीने थी और काँप रही थी। उस आदमी ने रागिनी के गालों को अपने हाथों से जोर से पकड़ा और बोला, समझी या नहीं? रागिनी डर के मारे सिर हिलाकर हाँ बोलने लगी। वो आदमी बोला, चल आप, जो काम परसों नहीं हुआ वो आज होने दे और बिना शोर किए, वरना तेरे उस डॉक्टर को मार दूंगा, समझी? रागिनी अब उससे बचने के लिए पीछे हटने लगी और वो शख्स रागिनी की ओर बढ़ने लगा। उसने आगे बढ़कर रागिनी के कंधे पर हाथ रखा तो तभी कमरे की लाइट्स चालू हो गई। लाइट्स चालू देखकर वो आदमी एकदम से चौंक गया और उसने पलट कर देखा तो सामने राजीव खड़ा था। राजीव ने उस वार्ड बॉय को एक जोरदार चांटा मारा और बोला, तो तू है वो जिसने रागिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी? ये कहकर राजीव ने उस पर 3-4 चांटे जड़ दिए। वो वार्ड बॉय हाथ जोड़ते बोला, सॉरी डॉक्टर राजीव, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं बहक गया था। राजीव बोला, शर्म नहीं आई तुझे ये काम करते हुए? शादीशुदा है ना तू? बाल बच्चे वाला होते हुए भी तूने रागिनी पर बुरी नज़र रखी। तुझे तो पुलिस के हवाले करके दूंगा। वो अब राजीव के पैर पड़ने लगा। मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर, मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा। राजीव से माफ़ी मांग रहा था कि तभी राजीव ने रागिनी की ओर देखा। वो बहुत डरी हुई थी। डर के मारे वो एक कोने पर खड़ी होकर कांप रही थी। राजीव उस वार्ड बॉय को छोड़कर रागिनी की ओर बढ़ा तो रागिनी उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजीव उसे समझाते हुए बोला, फिक्र मत करो, अब सब ठीक है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे हम जेल भेजेंगे, ठीक है? जेल जाने की बात सुनकर वो वार्ड बॉय डर गया। तभी वहाँ वही डॉक्टर आया जिसने रागिनी को शॉक दिया था। वो वहाँ आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर राजीव, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी शिफ्ट तो शाम को ख़त्म हो जाती है ना? उस डॉक्टर को देखकर रागिनी राजीव के पीछे छुपने लगी तो राजीव बोला, डरो मत, ये अब तुम्हें कोई शौक नहीं देंगे। राजीव उस डॉक्टर को सच बताने ही वाला था कि वो वार्ड बॉय उस डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर अंकित, आप समझाएं ना डॉक्टर राजीव को, ये मुझे जेल भेज देंगे। ये सब मैंने आपके कहने पर ही तो किया था। उसकी बात सुनकर राजीव शॉक्ड रह गया। वो कभी उस वार्ड बॉय को देखता तो कभी डॉक्टर अंकित की तरफ। अंकित भी उस वार्ड बॉय की बात सुनकर हैरान सा हो गया और बोला, ये क्या कह रहा है तू? मैंने तुझे कब कहा इसका रेप करने के लिए? वार्ड बॉय बोला, आपने ही तो कहा था, अब आप अपनी बात से पलट रहे हो। उन दोनों की बहस चल रही थी कि राजीव बोला, एक मिनट डॉक्टर अंकित, आपको कैसे पता कि ये वार्ड बॉय रेप करने वाला था? इसने तो कहा ही नहीं कि आपने इसे रेप करने को कहा है। इसने तो सिर्फ ये कहा कि इसने वही किया जो आपने कहा। तो आपने रेप की बात कैसे सोच ली? इसका मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। अब डॉक्टर अंकित खिसियाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर राजीव, ये कुछ भी बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वार्ड बॉय बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो डॉक्टर अंकित?
आपने ही तो उस दिन रागिनी को उससे कमरे से उठाकर बाहर लाने को कहा था। फिर आपने ही तो इससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो तो ये गिरती पड़ती उस कमरे में जाकर छुप गई, वरना तो आप इसका रेप करने वाले थे और साथ ही मुझे भी ऐसा कर लेने को कहा था आपने। और तो और आपने रागिनी को शौक भी इसीलिए दिया ताकि वो शौक के डर से किसी को कुछ ना बता सके। उस वार्ड बॉय की बात सुनकर राजीव के होश उड़े हुए थे, जबकि अंकित सर झुकाए खड़ा था। वार्ड बॉय अब राजीव के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर राजीव, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उस रात जब मैं रागिनी को गोद में उठाकर लाया था तब मेरी नीयत बदल गई थी, लेकिन मैंने इसका रेप करने का नहीं सोचा था। वो तो डॉक्टर अंकित ने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं उनकी हेल्प करूँगा, तो वो मुझे भी। उसके इतना कहते ही राजीव ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और बोला, चुप, अब एक शब्द और नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को सलाखों के पीछे डलवा कर रहूँगा। अब अंकित राजीव के पास आया और बोला, डॉक्टर राजीव, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अरे पागल ही तो हैं ये, कौन सा कोई देखने आ रहा है इसे? अगर आप चाहो तो आप भी इसके साथ मज़े कर सकते हो, आखिर आप भी तो एक मर्द हो। उसके इतना कहना ही था कि राजीव उसे गुस्से से पागल हो गया और उसने अंकित के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा और बोला, मज़ा करेगा तू? रुक साले, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। ये कहकर राजीव ने उस पर मुक्कों और चांटों की बरसात कर दी। तभी वहाँ डॉक्टर महिमा और हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर आ गए। उसने राजीव और अंकित को अलग किया और राजीव से बोले, कम डाउन डॉक्टर राजीव, ये क्या कर रहे हैं? जान से मार देंगे क्या? राजीव गुस्से में बोला, हाँ मार दूंगा। इसने रागिनी को हाथ कैसे लगाया? अब महिमा राजीव के पास गई और बोली, शांत हो जाओ राजीव, तुम ऐसे आपा खोदोगे तो रागिनी को कौन संभालेगा? देखो कितनी डरी हुई है वो। राजीव ने रागिनी की ओर देखा और वो शांत हो गया। हेड डॉक्टर बोले, ये सब क्या मैटर है, मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद महिमा ने उसे सारी बात बताई और वार्ड बॉय से भी सच कबूल करने को कहा। सारा सच जानने के बाद हेड डॉक्टर बोले, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये वार्ड बॉय तो है ही है घटिया, लेकिन डॉक्टर अंकित, आपको तो समझ होनी चाहिए थी। एक डॉक्टर होते हुए आप किसी पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप तो डॉक्टर्स को शैतान बनाने पर तुले हैं। हेड डॉक्टर ने अंकित और उस वार्ड बॉय को आड़े हाथों लिया और उन्हें खूब छिली छिली सुनाई। वो दोनों सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। इसके बाद हेड डॉक्टर ने राजीव की ओर देखकर कहा, डॉक्टर राजीव, आपने इन दोनों को पकड़कर बिल्कुल सही किया। आप चाहें तो इन दोनों को पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी। कोई भी अपने बीमार पेशेंट को यहाँ नहीं भेजेगा। सिर्फ इन दोनों की वजह से सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम पुलिस केस ना करें। बाकी जैसा आप कहो। राजीव ने महिमा और रागिनी की ओर देखा और फिर बोला, ठीक है डॉक्टर, मैं पुलिस केस नहीं करूँगा, लेकिन ये दोनों मुझे कल से इस हॉस्पिटल में नज़र नहीं आने चाहिए। हेड डॉक्टर ने अब उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें सस्पेंड करूं, तुम्हारा रिजाइन लेटर कल सुबह मेरी डेस्क पर होना चाहिए, अंडरस्टैंड? वो दोनों अब सर झुकाए जी सर कहने लगे और फिर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद महिमा ने राजीव और रागिनी से अपना ध्यान रखने को कहा और फिर वो अपने घर की ओर निकल गई। राजीव ने भी रागिनी को उसके वार्ड में सुला दिया और खुद अपने केबिन में आकर लेट गया। लेटने के बाद वो अपनी और महिमा की प्लानिंग के बारे में सोचने लगा। महिमा ने ही उसे कहा था रात में रागिनी पर नज़र रखने के लिए। उसे यकीन था कि जिसने रागिनी पर बीती रात हमला किया था वो उसे चुप रखने के लिए आज भी कुछ कर सकता है। इसलिए महिमा और राजीव घर जाने के बजाय हॉस्पिटल में ही छुप गए थे। रात में जब राजीव रागिनी पर नज़र रख रहा था तब महिमा बाकी स्टाफ पर नज़र रख रही थी। उसी ने ही सच पता लगाने पर हेड डॉक्टर को वहां बुलाया और अंकित और वार्ड बॉय को पकड़ाया। उस रात राजीव को चिंता के मारे नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि क्या रागिनी यहाँ सुरक्षित है। जिस तरह आज डॉक्टर अंकित और उस वार्ड बॉय ने रागिनी के साथ गलत करने की कोशिश की है, क्या पता कल को कोई और भी यह हरकत करने लगे। बाकी पेशेंट के तो घर वाले उसका हालचाल जानने आते रहते हैं, लेकिन रागिनी को तो सबने छोड़ दिया है। उसका तो कोई अपना है ही नहीं, इसलिए लोगों की बुरी नज़र उस पर ज़्यादा है। अगर उसके भी अपने होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर बुरी नज़र रखने की। बहुत देर तक सोचने के बाद राजीव ने एक फ़ैसला लिया और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन सुबह राजीव ने रागिनी की नर्स से रागिनी का सामान पैक करने को कहा
और हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर से रागिनी को अपने साथ अपने घर ले जाने की अनुमति मांगी। हेड डॉक्टर्स पहले तो उसे भेजने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हम बिना रागिनी के घर वालों की अनुमति के रागिनी को नहीं भेज सकते। राजीव ने उनसे कहा, लेकिन डॉक्टर, अगर आगे जाकर फिर से कहीं कल रात वाली घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तब आप रागिनी के घर वालों को क्या जवाब देंगे? राजीव की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजीव बोला, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, आपको भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। आप चाहें तो रागिनी के घर वालों से पूछ कर बता सकते हैं। डॉक्टर राजीव की जिद पर उन्होंने रागिनी के घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जैसे चाहें वैसे उसे ठीक कर सकते हैं, बस जब तक वो ठीक ना हो उसे घर मत भेजिएगा, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। रागिनी के घर वालों का रवैया देखकर हेड डॉक्टर्स ने रागिनी को राजीव के साथ भेजने की अनुमति दे दी। फिर राजीव रागिनी को लेकर अपने घर की ओर चला गया। रागिनी पूरे रास्ते बाहरी दुनिया देखकर खुश हो रही थी और राजीव उसके चेहरे की खुशी देखकर खुश था। राजीव जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ सुमित्रा जी रागिनी को देखकर बोली, ये कौन है बेटा? राजीव रागिनी की ओर इशारा करके बोला, ये मेरी दोस्त है रागिनी। फिर रागिनी से बोला, रागिनी ये मेरी माँ है, हेलो बोलो इन्हें। रागिनी बच्चों की तरह उत्सुकता से इधर उधर देखने लगी तो राजीव बोला, रागिनी हेलो बोलो माँ को। रागिनी मासूमियत से बोली, हेलो माँ। सुमित्रा जी को रागिनी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा तो राजीव ने उनसे आंखें झपकाकर बाद में बताने के लिए कहा। फिर सुमित्रा जी रागिनी को लेकर अंदर आ गईं और उसे मेहमानों के कमरे में गईं। फिर बाहर आकर वो राजीव से बोली, कौन है बेटा ये? पहले तो कभी इसके बारे में नहीं बताया तुमने। राजीव ने अब रागिनी से जुड़ी सारी बातें सुमित्रा जी को बता दी। रागिनी के बारे में जानने के बाद सुमित्रा जी को उस पर दया आ गई। वो बोली, भगवान भी ना जाने इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। इस फूल सी बच्ची के नसीब में इतने कांटे भर दिए हैं उसने, लेकिन बेटा तूने उसे यहाँ लाकर एकदम सही किया है। हमारे साथ वो सुरक्षित भी रहेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी। राजीव बोला, यही सोचकर मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। यहाँ रहेगी तो आपका भी मन लगा रहेगा और मेरी भी एक टेंशन कम हो जाएगी। उस दिन से रागिनी राजीव के घर पर ही रहने लगी। पहले तो वो ना के बराबर बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा जी के साथ रहते रहते उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। वो अक्सर हर चीज़ को देखकर उसके बारे में सुमित्रा जी और राजीव से पूछती। उसका बच्चों की तरह सवाल करना सुमित्रा और राजीव दोनों को ही अच्छा लगता। एक दिन वो रात में सुमित्रा जी के कमरे में सोने की जिद करने लगी तो सुमित्रा जी ने उसे अपने पास बुला लिया। रात में राजीव उनके कमरे में गया तो देखा कि रागिनी सुमित्रा जी की गोद में सिर रखे सुकून से सो रही थी। सुमित्रा जी भी उसके सिर को सहलाते हुए उसे एकटक निहार रही थी। राजीव के लिए ये नज़ारा उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। उसने उनकी एक तस्वीर अपने फ़ोन में कैद कर ली और फिर अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी ओर जब महिमा को ये पता लगा कि राजीव रागिनी को अपने घर ले गया है तो ये जानकर उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब राजीव ने उसे बताया कि वो रागिनी की सेफ्टी के लिए उसे अपने घर ले गया है तो महिमा ने फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन मन ही मन उसे एक अनजाना सा डर सता रहा था कि कहीं राजीव का झुकाव रागिनी की ओर ना हो जाए। खैर, अपने मन के डर को मन में दबाए वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहती, साथ ही वो राजीव से भी मिलती जुलती रहती। एक दिन संडे के दिन राजीव घर पर ही था तो दिन में रागिनी अपने एक टेडी बियर से खेलने में व्यस्त थी। तभी उसकी नज़र राजीव के स्टेथोस्कोप पर पड़ी और वो उसे लेकर उससे खेलने लगी। स्टेथोस्कोप लेकर वो सुमित्रा जी के कमरे में गई और उनसे बोली, माँ ये देखो, अब मैं भी डॉक्टर हूँ, चलो मैं तुम्हारा इलाज करूँगी। सुमित्रा जी उसे देखकर हंसने लगी और बोली, अच्छा मेरा इलाज करना है, चल फिर कर ले। इसके बाद रागिनी ने स्टेथोस्कोप कान पर लगाकर सुमित्रा जी को चेक करना शुरू कर दिया। कभी वो उनसे मुंह खोलकर दिखाने को कहती तो कभी उनकी आंखें चेक करती, फिर कागज़ पर पेन चलाकर उनसे दवाई लेने को कहती। दूर खड़ा राजीव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय वो किसी बच्चे की तरह मासूम दिख रही थी। राजीव अब रागिनी को धीरे धीरे करके आम इंसानों के तौर तरीके सिखाने लगा, जैसे चम्मच से खाना, लोगों से मिलना जुलना, हाय हेलो और नमस्ते करना। सुमित्रा जी भी उसे अपने साथ पूजा पाठ के काम में लगाती। हर रोज़ वो भगवान से रागिनी की जल्दी ठीक होने की कामना करती। इसी बीच सुमित्रा जी को कुछ समय के लिए अपने गांव जाना पड़ गया। उन्होंने अपनी नौकरानी से रागिनी का खास ख्याल रखने को कहा, साथ ही राजीव से भी शाम को जल्दी घर आने के लिए कहा। उस दिन से राजीव रोज़ शाम को जल्दी घर आ जाता और शाम को रागिनी से दिन भर की बातें पूछता। दिन में
भी वो रागिनी को फ़ोन करता रहता। एक दिन शाम को नौकरानी को अपने घर जल्दी जाना था, लेकिन रागिनी को अकेले छोड़ने में उसे डर लग रहा था। तो उसने राजीव से फ़ोन करके पूछा कि आप कब आ रहे हो। राजीव ने उसे 5 मिनट में पहुंच जाने को कहा। नौकरानी ने सोचा कि चलो 5 मिनट में राजीव आ ही जाएगा, तब तक मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ। उसने टीवी ऑन करके रागिनी को टीवी देखने बैठा दिया और खुद गेट पर राजीव का वेट करने लगी। कुछ देर में राजीव आ गया तो वो अपने घर के लिए निकल गई। राजीव ने घर के अंदर जाकर देखा कि रागिनी टीवी देखने में बिजी थी। राजीव बोला, अरे वाह रागिनी, टीवी देख रही हो, बताओ जरा क्या देख रही हो। रागिनी ने उसे टीवी की तरफ इशारा किया तो राजीव ने देखा कि टीवी में किसी मूवी में रोमांटिक सीन चल रहा था। ये देखकर राजीव थोड़ा खिसिया गया, फिर बोला, अच्छा तो मूवी देखी जा रही है। रागिनी ने फटाक से उससे पूछ लिया, ये क्या कर रहे हैं। रागिनी का एकदम से ये सवाल सुनकर राजीव थोड़ा शॉक हो गया और फिर संभलते हुए बोला, कुछ नहीं, ये मूवी है, इसमें ऐसा ही होता है। रागिनी कुछ सोचती हुई बोली, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है। राजीव अब बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी की बातों को क्या जवाब दूं। मानसिक रोगियों का डॉक्टर होने के नाते राजीव जानता था कि पेशेंट उल्टे सीधे सवाल करते हैं, लेकिन रागिनी को जवाब देने में उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि अब रागिनी की काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। उसे सही गलत की थोड़ी समझ होनी ज़रूरी है। अब उसकी दिमाग हालत पहले के मुकाबले बेहतर थी, तो ये सही समय था उसकी काउंसलिंग का। उसने अगले दिन ही एक डॉक्टर से रागिनी की काउंसलिंग के लिए बात कर ली। वो डॉक्टर बहुत ही पेशेंट को अपनी मेहनत से ठीक कर चुकी थी। रागिनी के बारे में जानकर उन्होंने उसकी स्पेशल काउंसलिंग की बात कही। अब राजीव रोज़ सुबह रागिनी को डॉक्टर अनामिका के घर छोड़ देता और दिन में लंच टाइम पर उसे लेने जाता और फिर वहाँ से उसे घर पहुँचाकर वापस हॉस्पिटल आ जाता। डॉक्टर अनामिका और राजीव की कोशिशों से रागिनी की हालत में सुधार हो रहा था। वो अब पहले से थोड़ी गंभीर होने लगी थी। उसकी बचकानी हरकतें समय के साथ कम होती जा रही थी। उसकी सोच भी अब स्थिर होती जा रही थी। इस सब में 4 महीने का समय लगा, लेकिन रागिनी ठीक होने लगी थी। अब वो घर के कामों में सुमित्रा जी का हाथ बटाती, राजीव से भी सलीके से बात करती, घर को सजाना संवारना, सुमित्रा जी के साथ मंदिर जाना और भी कई काम आम इंसान की तरह करने लगी थी। 4 महीनों की काउंसलिंग के बाद डॉक्टर अनामिका ने राजीव से अब उसकी काउंसलिंग बंद करने देने को कहा, तो राजीव ने उसकी काउंसलिंग बंद करवा दी। इसी बीच एक दिन सुमित्रा जी ने राजीव से किसी मंदिर में चलने को कहा। दरअसल सुमित्रा जी ने मन्नत मांगी थी कि रागिनी ठीक हो जाएगी तो वो उसे लेकर मंदिर दर्शन करने जाएगी, इसलिए उन्होंने मंदिर दर्शन की इच्छा जताई। सुमित्रा जी की इच्छा पूरी करने के लिए राजीव उन्हें और रागिनी को लेकर रविवार के दिन मंदिर दर्शन के लिए गया। उस दिन रागिनी ने सुमित्रा जी की दी हुई हल्की सी एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो निश्चल, कोमल और बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजीव ने भी उसे देखा तो वो भी उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। फिर वो तीनों कार लेकर मंदिर दर्शन के लिए चले गए। मंदिर जाकर सुमित्रा जी ने रागिनी के लिए पूजा करवाई और फिर भगवान का आशीर्वाद लिया। पूजा करते समय रागिनी और राजीव साथ थे तो उन्हें देखकर सुमित्रा जी के मन में एक नई ही अनुभूति पनपने लगी। उन्हें रागिनी में उनकी बहू नजर आने लगी। वो राजीव और रागिनी को एकटक देखे जा रही थी और मन ही मन सोचने लगी कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। पूजा करके वो लौटने लगे तो रास्ते में एक औरत ने रागिनी को रोक लिया और बोली, क्यों रे, तू यहाँ क्या कर रही है। रागिनी उस औरत को देखकर बहुत घबरा गई। उसके साथ एक आदमी भी था, जिसे देखकर रागिनी के पसीने छूटने लगे। राजीव उस समय सुमित्रा जी के साथ वहाँ कुछ गरीबों को दान देने में व्यस्त था। जब वो रागिनी के पास आया तो उसे घबराया हुआ देखकर बोला, क्या हुआ रागिनी, ये लोग कौन है। वो औरत बदतमीजी से बोली, तू बता, तू कौन है और इसके साथ क्या कर रहा है। फिर वो औरत रागिनी की ओर देखकर बोली, यार है तेरा। अब राजीव को गुस्सा आ गया तो वो बोला, तमीज़ से बात कीजिए, ये क्या बोले जा रही हैं आप। बात बिगड़ता देख रागिनी राजीव को जिद करके वहाँ से लेकर चली गई। घर आने के बाद सुमित्रा जी और राजीव रागिनी से उन लोगों के बारे में पूछने लगे। रागिनी बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोली, वो मेरे जेठ और जेठानी थे। रागिनी की बात सुनकर राजीव और सुमित्रा जी खामोशी से उसकी ओर देखने लगे। रागिनी बोली, आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी बातें बताना चाहती हूँ। इसके बाद उसने अपने अतीत से जुड़ी यादों की किताब के पन्नों खोलने शुरू किए।
मैं रागिनी, मैं अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। मुझसे बड़े मेरे 2 बड़े भाई थे। बड़े भाई ने ही बड़े प्यार से मेरा नाम रागिनी रखा था। हम लोग गांव में रहते थे। हमारा परिवार साधारण था। खेती बाड़ी करके हम लोगों का गुजारा हो जाता था। माँ और बाबूजी ने दोनों भाइयों को अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाया। मुझे भी उन्होंने 10वीं तक पढ़ाया और फिर उसके बाद गाँव में स्कूल ना होने की वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई। फिर मैं घर के काम में ही व्यस्त रहने लगी। इसी बीच मेरे बड़े भाई अच्छी नौकरी पर लग गए और उनकी शादी हो गई। दोनों भाभियां अच्छे घर से थीं तो उन्होंने भाइयों को अपने काबू में रखा हुआ था। माँ बाबूजी भी उनके आगे कुछ नहीं कह पाते थे। दोनों ही भाभी संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने कहा कि जब तक रागिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक घर का बंटवारा नहीं होगा। जल्दी ही बंटवारे के लिए बड़ी भाभी ने अपनी रिश्तेदारी में एक लड़का देख लिया और माँ बाबूजी को उसके बारे में बताया। वो थे राजीव। राजीव का नाम लेते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो आगे बोली, पहले तो मैं जल्दी शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजीव से मिलने के बाद मैं उन्हें ना नहीं कह पाई। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। घर वालों को भी राजीव अच्छे लगे तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाला गया। उस समय राजीव ने मुझसे बातें करने के लिए चुपके से मुझे एक फ़ोन दिया था। जब भी मैं अकेली होती तो उनसे बात कर लेती थी। राजीव के घर में उनकी एक विधवा माँ, एक बहन और भाई भाभी थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और भाभी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। भाभी तो ज़्यादा ही कर्कश थी। राजीव कहा करते थे कि वो शादी के बाद मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे ताकि वहाँ हम शांति से अपनी एक नई दुनिया बसा सकें। उनकी बातें सुनकर मैं ख्वाबों में खो जाया करती थी। हमारी दुनिया ऐसी होगी, वैसी होगी, कितना प्यार होगा हम दोनों के बीच। इन्हीं ख्यालों में डूबी मैं उस दिन का इंतज़ार करती थी जब हमारी शादी होगी और मैं हमेशा के लिए उनकी हो जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हुए वो उसकी आंखें नम हुई और आवाज़ भारी हो गई। रागिनी अपनी यादों के पन्ने पर उलट रही थी। इन्हीं पन्नों में अपनी शादी का दिन याद करके वो चुप हो गई और उसकी आंखें बरबस से छलकने लगी। सुमित्रा जी उसकी बगल में आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोली, हिम्मत रखो बेटा। राजीव ने उससे पूछा, तुम्हारी वे जिठानी तुमसे नफरत क्यों करती है और तुम्हारी शादी वाले दिन क्या हुआ था? हमें पूरी बात बताओ। रागिनी अपने आंसू पोंछती बोली, राजीव के साथ बातें करते करते 3 महीने ना जाने कब बीत गए। फिर शादी का दिन भी आ गया। बाबूजी और मेरे दोनों भाइयों ने अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छी तैयारी की थी। दान दहेज, रिश्तेदारों और बारातियों का सबका ध्यान रखकर तैयारी की गई थी। हालांकि मेरी दोनों भाभियां इतने खर्चे से नाराज़ तो थीं, लेकिन बंटवारे की खुशी में वो इस खर्चे को नज़रअंदाज कर गईं। शाम को जब बारात आई तो मैं राजीव को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ रही थी। राजीव को देखकर वो सब मुझे किस्मत वाली कह रही थी। एक लड़की ने बताया कि राजीव बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उसे डांटने लगी कि मेरे राजीव को नज़र मत लगाओ। मेरी बात पर मेरी सारी सहेलियाँ हंसती। कुछ देर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। मंडप में राजीव से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। राजीव भी सबसे नज़र बचाकर मुझे देख रहा था। इसी बीच उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो उनकी बात सुनकर मैं लजा गई। फिर हमने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए और साथ जीने मरने की कस्में खाईं। मांग भरते और मंगलसूत्र पहनाते समय जब उन्होंने मुझे छुआ था तभी मैं उनकी हो गई थी। उनका एहसास मुझे आज भी याद है। कुछ देर बाद सारे विधि विधान पूरे होने के बाद मेरी विदाई होने लगी। माँ, बाबूजी और अपना मायका छोड़ने के दुख में मैं रोई जा रही थी। उस समय राजू ने मुझे संभाला और फिर हम ससुराल की ओर निकल गए। रास्ते में मुझे सिसकते देखकर राजू ने मुझसे पूछा, अच्छा रागिनी, अपने माँ बाबूजी को छोड़ने पर तुम इतना रो रही हो। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ तब भी ऐसे ही रोगी? उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई और फिर बोली, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपके बिना 1 मिनट नहीं रह सकती और आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, वो भी आज के दिन। मैं उनसे थोड़ी नाराज़ हो गई। मुझे नाराज़ देखकर राजू मुझे मारने लगे कि गलती हो गई पापा, मैं तो बस तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। तुम कब से रो रही थी? मैं उनसे मुंह फेर कर बैठ गई तो वो कान पकड़ते हुए बोले, अच्छा बाबा, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। और अगर कभी किसी वजह से तुमसे दूर भी हो गया तो रागिनी के लिए राजीव लौट कर जरूर आएगा। राजीव को रागिनी से कोई दूर नहीं कर सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। रात का समय था तो गाड़ी में बैठे बैठे हमें नींद आ गई। हमारी गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाने में व्यस्त था। एक पुल पार करते समय उसे हल्की सी झपकी आई तो गाड़ी पुल तोड़ती हुई नदी में जा गिरी।
पुल पर टकराने की वजह से राजीव और ड्राइवर को गहरी चोट आई थी, इसलिए वो नदी में गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन एक्सीडेंट होते समय मैं गाड़ी से बाहर गिर गई और फिर बेहोश हो गई। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान कमरे में थी। उस समय मैं लाल जोड़े में थी। उस अनजान कमरे से बाहर आकर मैं बाहर आई तो देखा कि मेरी आंखों के सामने राजीव का मृत शरीर था। ये नज़ारा देखते ही मैं जोर से चीखी और फिर से बेहोश हो गई। कुछ औरतों ने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का और मुझे होश में लाई। मुझे होश में लाने के बाद मेरा सारा श्रृंगार उतारा गया। जो सुहाग की चूड़ियाँ मैंने कल ही पहनी थी, जिन्हें मैं राजीव के नाम की खनखनाहट थी, उन्हें आज फर्श पर पटक कर तोड़ा जा रहा था। चूड़ियों के लाल रंग में मेरा लहू कहीं गुम हो गया था। मेरे हाथ अभी भी लाल थे, पहले चूड़ियों की वजह से और अब उन्हीं चूड़ियों के कांच चुभने से। मैं सबसे मना करती रही, लेकिन रिवाज के नाम पर मेरे साथ वो सब होता रहा जो कोई औरत अपने सपने में भी होते नहीं देखना चाहेगी। चूड़ियाँ तोड़ने के बाद उन्होंने मेरे माथे का सिंदूर पोंछ डाला। जिस सिंदूर को मेरी मांग में भरकर राजीव ने मेरी ज़िंदगी में क्षणिक खुशियाँ भर दी, आज उसी सिंदूर के साथ वो खुशियाँ भी मेरी ज़िंदगी से मिटा दी गई थी। बचे कुचे सिंदूर को पानी की धार के साथ धो दिया गया। इसके बाद मुझे उठाकर अंदर कमरे में ले गए। कमरे से बाहर आने के बाद मेरा रूप ही बदल गया था। लाल जोड़े से मैं सफ़ेद साड़ी में आ चुकी थी। जिस लाल जोड़े में मैं राजीव के सामने आना चाहती थी, उसके साथ एकांत के कुछ पल बिताना चाहती थी, वो लाल जोड़ा अब मेरे लिए अभिशाप बन चुका था। मैं अब भी राजीव के सामने थी, लेकिन सफ़ेद जोड़े में मैं उनका एकांत में साथ चाहती थी। वो अब भी मेरे साथ थे, लेकिन लोगों को हुजूम के सामने। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। कहते हुए वो रो पड़ी। सुमित्रा जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे दिलासा दी, लेकिन रागिनी की विधवा होने का दर्द वो अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी। रागिनी खुद को संभालते हुए आगे बोली। कुछ देर में उन्हें अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। मैं उस समय बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई। मैं आखिरी पल तक भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरे राजीव फिर से जी उठे, चाहे उसके लिए मुझे कठोर से कठोर उपाय करना पड़े। लेकिन भगवान को मुझ पर दया नहीं आई। मेरी आंखों के सामने ही राजीव को ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। उस पल मैं खुद को जितना असहाय महसूस कर रही थी, उतना आज तक नहीं किया। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे राजीव के साथ ही सती हो जाने दो, उनके बिना जीकर मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरी जिठानी ने सख्त लहजे में कहा कि पति को तो खा ही चुकी है, अब क्या हमें भी जेल भिजवाएगी। उनके डांटने के बाद मैं चुप हो गई। मेरे मायके से भी सब लोग आए और मेरी फूटी किस्मत पर रोकर चले गए। माँ ने मुझसे घर चलने को भी कहा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि अब ये ही मेरा घर है। भले ही राजीव अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके घर वालों के साथ रहकर मैं उनमें ही राजीव को महसूस कर लूँगी। मेरी बात सुनकर माँ बहुत रोई और फिर वो मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर उनसे मेरा ख्याल रखने को कहकर अपने घर लौट गई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार दुख जताकर चले गए। मैं भी अपने कमरे में बंद पड़ी रोती रही। बेटे को खोने के गम में मेरी सास भी बेहाल थी, लेकिन मेरी ननद या जिठानी ने एक बार भी मेरे पास आकर मुझसे दिलासा के दो शब्द नहीं कहे। एक दो दिन में मैं ऐसी ही अपने कमरे में पड़ी रही। ना किसी ने मुझसे खाने को पूछा, ना पानी को। तीसरे दिन मेरी जिठानी कमरे में आई और बोली, मातम मना लिया हो तो अब थोड़ा काम भी कर ले, चल कुएं से पानी भर कर ला। उनकी बात सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठी और काम पर लग गई। उस घर में मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। सुबह 4 बजे से रात 1 बजे तक मुझे काम में जोता जाता था। घर के काम, गाय भैंस का चारा पानी और खेतों के काम में मेरा दिन कब निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। रात को जब मैं ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाकर सोती थी तो मेरा पूरा बदन दर्द से अकड़ जाता था। उस समय मैं राजीव को याद करती और सो जाती। उस मुश्किल समय में राजीव मेरे सपनों में आते और मुझे फिर से जीने की उम्मीद देते। हकीकत में तो हम साथ नहीं रह पाए, लेकिन सपनों की दुनिया में राजीव मेरे साथ होते थे। कभी मेरे आंसू पोंछते, कभी मेरे जख्मों पर मरहम लगाते। राजीव को मैं हकीकत में भी महसूस करती थी। एक रात मैं थककर चूर होकर लेटी थी। अभी राजीव मेरे सपनों में आए भी नहीं होंगे कि मुझे मेरे शरीर पर किसी का एहसास महसूस हुआ। मेरी तुरंत नींद खुल गई तो मैं उठकर बैठ गई। सामने देखा तो मेरे जेठ थे। उन्हें देखकर मेरे तुरंत सर पर पल्लू रख लिया और हड़बड़ा कर बोली, आप यहाँ? कुछ चाहिए था तो आवाज़ दे देते। वो मुझे छूते हुए बोले, चाहिए था ना तुम्हारा साथ। मैं खुद में सिमटते हुए बोली, जी। वो बोले, देखो रागिनी, अब राजीव तो रहा नहीं। कब तक अपनी जवानी इन गाय भैंस और गोबर में बर्बाद करोगी? मेरे करीब आओ,
मैं तुम्हें वो सुख दूंगा कि तुम राजीव को भूल जाओगी। मैं गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हैं आप राजीव के बड़े भाई हैं, उनके पिता समान, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। वो मेरे करीब आते हुए बोली, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल सब चलता है। तुम्हें भी तो कभी राजीव की तलब लगती होगी, तो मेरे साथ सोने में क्या हर्ज है। मैं गुस्से में बोली, राजीव मेरी सांसों में बसते हैं, मेरी आत्मा में उनका वास है। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं हो, लेकिन हर पल मेरे साथ है। मुझे राजीव के शरीर से ज़्यादा उनके एहसास से प्यार है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, जिस्म के भूखे लोग प्रेम को क्या जाने। मेरी बात सुनकर वो भड़क गए और बोले, बहुत बोल चुकी तू, मुझे जिस्म का भूखा इंसान बता रही है। रुक, तुझे बताता हूँ कि भूख क्या होती है। ये कहकर वो मुझ पर टूट पड़े। मैं उनसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुझ पर हावी हो गए। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। वो मेरी इज्जत तार तार करने को आतुर थे। इसी बीच मैं जोर से चीख पड़ी और मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सास, जिठानी और ननद वहाँ आ गए। मैं तुरंत उठकर अपनी सास के पीछे छुप गई। सबको वहाँ देखकर मेरे जेठ के रंग ही बदल गए। वो बोले, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, इसी ने ही मुझे यहाँ बुलाया था और अब तुम सबको देखकर नाटक कर रही है। मेरी जिठानी मेरी ओर देखा। मैं बिना साड़ी के उनके सामने थी। वो मेरे पास आई। मुझे लगा वो मुझसे हमदर्दी दिखाएंगी, लेकिन उन्होंने मेरे पास आकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, बहुत जवानी आ रही है तुझे, अपना खसम तो खा गई, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। इतनी ही आग लगी है तो जाकर बैठ जा किसी कोठे पर। उनकी बात सुनकर मैं एकदम सन्न रह गई। मेरी सास भी कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मेरे जेठ भी घटिया मुस्कान लेकर अपने कमरे की ओर चले गए और मैं वहाँ अपनी साड़ी हाथ में लिए खुद को नग्न महसूस कर रही थी। उस रात मैं बहुत देर तक रोई। एक औरत के जीवन में पति की क्या कीमत होती है, मुझे उस दिन समझ आया। पति चाहे कैसा भी हो, उसका होना ही एक औरत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। देर रात तक मुझे थकान की वजह से नींद आई तो सपने में राजीव को देखा। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और बहुत देर तक मैं उनके गले लगकर रोती रही। मैं सपनों की दुनिया में खोई ही थी कि तभी मेरी जिठानी ने मेरे ऊपर एक बाल्टी पानी डालकर मुझे जगाया और बोली, रात की गर्मी उतर गई हो तो काम पर लग जा, तेरे मायके वाले नहीं आएंगे यहाँ काम करने। मैं उठकर फिर से काम पर लग गई। उस दिन के बाद से मेरे जेठ का हौसला और बढ़ गया। वो मुझे अकेला पाकर मेरे करीब आने की कोशिश करते। मैं भी अब पहले से सतर्क हो गई थी। जिस समय वो घर पर रहते थे तब मैं सास या जिठानी की नज़रों के सामने ही रहने की कोशिश करती ताकि वो अकेलेपन का फ़ायदा ना उठा सके। एक दिन के समय सब खेतों के काम में लगे हुए थे। जेठ भी उस दिन किसी काम से बाहर गए थे। घर पर मैं ही अकेली थी। उस दिन मैं थोड़ा चैन की सांस ले पा रही थी। बाकी समय या तो जेठ का डर रहता था या जिठानी और ननद की किचकिच लगी रहती। उस दिन कोई नहीं था तो मैं शांति से अपने काम में लगी थी। काम जल्दी निपट गया तो मैं कुछ देर के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई और राजीव की तस्वीर देखने लगी। कुछ देर में किसी की आहट हुई तो मुझे लगा जेठानी या ननद आई होंगी। मैं तुरंत उठकर रसोई में गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जिस दौरान मैं सब्जी काट रही थी तभी पीछे से जेठ की आवाज़ आई, पानी देना जरा, प्यास लग रही है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई, लेकिन अपने डर पर काबू रखते हुए मैं पानी का गिलास लेकर उनकी ओर गई तो वो सीधा रसोई में चले आए और पानी का गिलास पकड़ने के बहाने उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उनसे मेरा हाथ छोड़ने को कहा तो वो बोले, आज तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने शोर मचा देने की बात कही तो वो बोले, मचा ले, जितना शोर मचाना है, आज कोई नहीं आएगा। इसके बाद उनके ऊपर हवस का भूत सवार हो गया और वो मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मैं उनसे बचने के लिए रसोई का सारा सामान उन पर फेंकने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ ही लिया। वो मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझे बेड पर पटक कर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं रोई जा रही थी, चीखे चिल्लाई जा रही थी, उनसे भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके भाई की बीवी हूँ। लेकिन उस बहसी दरिंदे पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उठकर देखा तो सामने मेरी सास थी। मैं तेज़ी से उठकर उनके कदमों में जा गिरी और बोली, मुझे बचा लीजिए माँ। मेरी सास ने एक नज़र मेरे जेठ की ओर देखा और एक नज़र मेरी ओर और फिर अपने कमरे में चली गई।